चलो, आपको ये मिल गया होगा सिलेबस। सो वेलकम टू श्रीमन IAS and my name is Vaibhav Kulshrestha. I will start this batch by geography subject. So this is the very first class of English GS foundation class in which we will talk about what should be the right path, right approach जो हमको follow करना चाहिए for achieving our goal. And there are some assumptions which are created by many senior aspirants, because when you start the thinking of becoming an UPSC aspirant, when you have a goal of IAS, IPS, IFS in your mind, then you have already meted some senior aspirants, or you can say some babas, जो आपको कुछ राय देते हैं विदाउट एनसीईआरटी होगा नहीं, विदाउट दिस बुक हो नहीं सकता। तो ये जो हो नहीं सकता या कभी नहीं हो सकता, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन if you have any doubt, any question in your mind about the strategy, about the preparation of UPSC, uh, this journey, because this is a very beautiful journey. संघर्ष हमेशा ब्यूटीफुल होता है, संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सफलता मिल जाती है उसके बाद संघर्ष के यही दिन बहुत मीठे लगते हैं। तो इसीलिए इस लाइफ को एंजॉय करते हुए हमें आगे जाना है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन ऑल्सो आस्क, एंड देन we will discuss about the role of Shriman IAS. It means what we will give you and what we have the plans for you, for helping you, and then we will talk about the syllabus portion, and then we will start from the geography. Okay, so this is the today's outline. So first of all, I will talk about the strategy, in which I will cover the whole part, means assumptions and your doubts also. So when we talk about assumptions, then I will come over this system. It's a computer system, means CPU. CPU is called the brain of the computer. So suppose this is your brain, or you can say your CPU, and when you provide some inputs by using this keyboard or mouse, then you will create some output. Your mind will give the output. लेकिन in your CSET syllabus, there is a second point you can see, that is interpersonal skills, including communication skills. It means when we communicate, there are some assumptions or errors in our mind जो यहाँ से जनरेट होती है. सो सपोज आपने कोई यहाँ इनपुट दिया, आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, देन व्हाट विल यू डू? डिजायर्ड आउटपुट को फाइनलाइज करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक फीडबैक फीडबैक यहां से हम इसको क्रॉस कर देंगे. इट मींस जो आउटपुट यहां पर जनरेट हुआ है उसको एक बार फीडबैक, या इसको कहते हैं रेक्टिफायर, उस रेक्टिफायर से हमने करेक्शन करके इनपुट के साथ एडजस्ट किया, सो दैट अब क्या है, हम प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, देयर आर टू काइंड ऑफ मिसाइल, वन इज ब्रह्मोस, अनदर वन इज पृथ्वी आकाश अग्नि. क्या है? टारगेटेड मिसाइल.
प्रिसीजन बेस्ड, बिल्कुल जिस पॉइंट को आपने टारगेट बना लिया उसको सीधे वो हिट कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए क्या है, पहले आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इफ द टारगेट इज मूविंग देन यू हैव टू अगेन चेक कि भाई वो कहां पर जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को अगर किसी टारगेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ना है तो हमको वहां पर कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर कोई ऐसे ही इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है कि देयर आर सम एजम्पशंस। अगर हमारे दिमाग में एजम्पशंस हैं और अगर आपको कोई बहुत अच्छी बात भी बता रहा है तो भी आप दिमाग से ये सोच के देखोगे, अच्छा ये मुझे क्यों ऐसा बता रहा है, इसके पीछे इसकी क्या इंटेंशन, भले ही उसकी इंटेंशन अच्छी हो या खराब। मीन्स आपके दिमाग में वो जो एजम्पशंस किसी के द्वारा बैठा दिए गए हैं वो आपको गाइडेड की जगह मिस गाइड कर सकता है। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दी assumptions or any doubt or any question which you have in your mind before starting this beautiful journey. Okay, so first of all there are some questions like, sir prelims पहले करना चाहिए और मेंस पहले करना चाहिए, because if we talk about this market or UPSC aspirants, यूपीएससी अगर 700 सीट्स निकालती है तो फॉर दीज 700 सीट्स नियर अबाउट 15 लाख एस्पिरेंट्स और 15 लाख पीपल फिल द प्रीलिम्स फॉर्म, जिसमें से प्रीलिम्स देने वालों की संख्या नियर अबाउट 10 लाख। ये गैप क्यों है? 15 लाख पीपल are filling this form and 10 lakh people are appearing in this prelims. Why? Can you tell me? कुछ एग्जाम के लिए रेडी नहीं होते हैं, कुछ इसलिए होते हैं कि भाई शर्मा जी के लड़का चला गया तो बेटा तुम भी भर दो, तो देखा देखी में भी होता है। एंड देन मेंस 700 है, इसका 15 टाइम्स, 700 इंटू 15 कितना हुआ? 10,500। इट मीन्स 10,500 एस्पिरेंट्स वो इसमें से निकल के आते हैं। एंड देन इंटरव्यू, एंड इन इंटरव्यू जितनी भी सीट्स हैं उसका ट्रिपल टाइम्स, मीन्स 2100। out of these 10,500 people, 2100 aspirants appear in interview और then 700 सीट्स वहां से फिल होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि बहुत सारे लोग जो ये 10 लाख है, 10 लाख में से 10,500 नियर अबाउट 10% मान के चलिए, सीधे सीधे अगर हम 90% फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। और नॉर्मली लोग बात करते हैं कि हमें मेंस की तैयारी करना चाहिए, मेंस की करना चाहिए, ठीक है। कुछ आपको सजेशन देंगे, नहीं पहले प्रीलिम्स कर लो फिर उसके बाद मेंस कर लो। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन रखा कि फर्स्ट प्रीलिम्स और फर्स्ट मेंस। सेकेंड थिंग, बिकॉज इन योर सिलेबस देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, कोई चेंज नहीं होने वाला, लाइक हिस्ट्री, लाइक ज्योग्राफी, दे आर सम थिंग्स विच आर डायनेमिक, जो थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह आते रहते हैं, बट दीज आर बेसिक्स। साइंस एंड टेक दैट इज क्वाइट डायनामिक, रैपिडली चेंज होता रहेगा। और इसी तरीके से पॉलिटी, इट इज 80% स्टैटिक, 20% डायनेमिक, बिकॉज देर आर सम अमेंडमेंट्स जो होते रहते हैं, नए लॉज आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक है, द स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक,
and for the dynamic content means current affairs, what should we read? हमको इसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन. Because this is GS Foundation English batch, now there are two newspapers. कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं? The in the Hindu and Indian Express. So the Hindu and Indian Express. इसमें से कौन सा पढ़ना चाहिए सर? दोनों के अपने खेमे भी बन गए हैं. नहीं इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है, नहीं हिंदू बेस्ट है. हिंदू ही बेस्ट है. जिसने नहीं पढ़ा वो कभी हो नहीं सकता. मीन्स ये भी एक अलग एजम्पशन बना दिया गया है कि इसमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. फिर थर्ड, फर्स्ट ऑप्शनल और फर्स्ट जीएस. जीएस पहले करें या फिर हम ऑप्शनल पहले करें? इट मींस ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है. एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शनल, देन व्हाट ऑप्शनल शुड वी सेलेक्ट? हमको क्या ऑप्शनल पकड़ना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें? बिकॉज द अल्टीमेट गेम इज ऑफ मार्क्स. मेन थिंग इज मार्क्स. मेन चीज क्या है? पैसा मीन्स मनी मीन्स मार्क्स. by using geography, history, sociology, PSIR, Hindi साहित्य, any literature, these are just मीडियम, माध्यम है जिनके थ्रू आपको क्या स्कोर करना है? मैक्सिमम मार्क्स कहां से मिल सकता है. तो क्या ऑप्शनल लेना चाहिए? नॉर्मल ये डाउट सारे रहते हैं दिमाग में. इसके अलावा आप भी बता सकते हैं. बताइए एक एक करके क्वेश्चन. कोई दिमाग में ऐसा डाउट कहीं से क्रिएट हुआ हो? पहले आप सारे डाउट बता दो, देन आई विल स्टार्ट दिस जर्नी. व्हाट्स योर नेम? आकाश. तो आकाश, आपने जब स्टार्ट किया ये सोचना कि भाई मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो कई लोगों से आपने देखा होगा, भाई यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ से भी देखा होगा. कुछ सेलेक्टेड लोगों के साथ बात करने की कोशिश की होगी या बात की होगी. तो सबने अपने अपने एक दिमाग में आपके व्यूज दिए हैं कि बेटा इसको ना ऐसे ऐसे करना चाहिए. बात हुई है कभी की? और उसमें हाँ भैया से की. तो यहाँ जहाँ भी बात करें और आपको लगता है कि कुछ उन्होंने अलग से हट के बताया, तो क्या वो सही है या नहीं? अब जब आप यहाँ आ गए हो तो आप उसको पूछ सकते हो. It means we are talking about the optional. Okay, तो यहाँ पे हम बात करेंगे. अमन, नहीं. Your name? Nawaz. Your name? Anshu. Do you have any doubt or question? No. Okay, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. So prelims and mains. If you see the syllabus part, GS prelims and GS mains, basically these pointers of prelims and mains syllabus, these are your guidelines, these are your GPS. GPS अगर आपका लगा हुआ है, then you will reach at your destination definitely. हो सकता है कि कई बार क्या होता है, जीपीएस भी घुमा देता है, एक ही जगह से 2 बार राउंड लगवा देगा, लेकिन अल्टीमेटली डेस्टिनेशन वही है. सो दिस इज योर जीपीएस, एंड बाय फॉलोइंग दिस जीपीएस आपको ये दिमाग में पहले तो बिठा लेना है कि कोई न्यूज जैसे आ रही है. मैं सारी चीजों को एक साथ समेकित करके चल रहा हूं. सपोज इफ वी टॉक अबाउट न्यूज ऑफ रिसेंटली आजम खान को बेल मिली, वहां एक एक्ट आता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट. ओके,
एंड दिस पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, अब ये कहाँ पे आता है इन योर सिलेबस? देन यू विल सी कि इन पेपर नंबर 2, जीएस पेपर 2, ये सारी चीजें यहां पर कवर हो गई। एथिक्स में भी वो चीज कवर होती है। एंड साइंस में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ न्यू लॉज आ रहे हैं, तो किस जगह हमें उस पॉइंट को अटैच करना है, ये जीएस, ये सिलेबस आपको गाइड करेगा कि हमको कौन सी न्यूज पढ़नी चाहिए। बिकॉज इन न्यूज पेपर भाई बहुत सारी न्यूज है, उसको अगर सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पढ़ना ही स्टार्ट कर दें तो भी 14 और 20 आवर्स उसमें कम पड़ जाए। इट मीन्स हमें सारी न्यूज तो नहीं पढ़नी, कौन सी न्यूज पढ़नी है वो आपको जीपीएस गाइड करेगा, एंड जीपीएस इज योर सिलेबस। नाउ अगर आप इसमें यहां देखते हैं इन प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस का पॉइंट लिखा हुआ है उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इज योर मेन सिलेबस। आई विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से यहां पर पॉइंट नंबर 3 इन जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, this is the point, single point which is mentioned in GS paper 1 prelims syllabus. While if we talk about mains in GS paper 1, GS paper 1 में ही आता है आपका ज्योग्राफी, तो वहां पे आपके देयर आर फ्यू पॉइंट्स, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना है। व्हाट शुड बी द अप्रोच, वो हम लोग अभी इसमें बात करें। So prelims or mains, and what is the basic difference between prelims or mains? अगर difference पूछूं, what is the difference in prelims and mains? अंशु? Objective type questions, this is descriptive. In objective type questions, have you seen the previous year question papers? Please come. Good morning. देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे? मोस्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आर देयर, है ना? So if we talk about, suppose in climatology, if we are talking about cyclone, there are two types of cyclone. One is tropical cyclone, another one is, please go. Another one is tropical and temperate. Two kind of cyclones. Now UPSC asked objective questions from the concept part of the topic, और वहां पर वो आपके साथ खेलता है, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर वेरियस लेयर्स इन एटमॉस्फेयर, द वेरी फर्स्ट लेयर from this earth surface, that is troposphere, okay? And in troposphere, the height of this troposphere, or the boundary of this troposphere from earth surface is, it is 12 kilometer or 18 kilometer. The outer boundary is called tropopause, okay? In this portion, normally temperature is inversely proportional to height. Temperature is inversely proportional to height. It means as the height increases, temperature will decrease. At which rate this temperature is decreasing, that is called lapse rate.
and this is called normal lapse rate, or we can say it is positive lapse rate. So when we talk about positive lapse rate, it means temperature is inversely proportional to height. As height increases, temperature will decrease. And इसी से एक और concept attach, that is called temperature inversion. Temperature inversion. Now what is the meaning of temperature inversion? वो भी मैं आपको बताता हूँ. Now invert means just reversal. Now in temperature inversion, if the temperature is directly proportional to height, it means as height increases, temperature will decrease. अब MCQ क्वेश्चन फॉर्मेट पे आते हैं. ये एक बेसिक बात हो गई जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे. So in concept part or in MCQ of UPSC, वहां पे क्या आ जाएगा? In troposphere, temperature is directly proportional to height. Second statement, in temperature inversion, the temperature becomes inversely proportional to height. Which statements are correct? आपको वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, मीन्स कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन वहां पर कवर हो जाता है. इन ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली सम वहां पर आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे. सम फैक्ट्स ऑल्सो लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स, कि भाई एक सेंटा है ना इन यूएसए, चिनूक विंड फ्रॉम रॉकीज माउंटेन, वो भी वहां पर चल रही है. तो उसकी लोकेशन क्या है वो फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाएगा. बट इफ यू विल सी कि कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, इट इज नियर अबाउट 80% and factual questions are 20% out of 100. Now in mains, when we talk about mains, then UPSC wants to know about your mind. Means which kind of processor do you have in your mind? Are you able to analyze the things or not? Analysis ही main चीज है. Because these kind of questions will not appear when you will be an IAS officer or IPS officer. आपके सामने एक दूसरी कंडीशन होगी जो pragmatic होगी और उसमें आपको डील करना है, सोसाइटी से डील करना है. But you should have all the types of knowledge of all subjects, because ultimately इन्हीं subjects से related है. Suppose you are an IAS officer or you are district magistrate in Puri district, Odisha, and in Odisha you have many times heard about the cyclones, tropical cyclones, वहाँ पे बहुत आते रहते हैं. So what type of strategies or remedies you should be used so that you can use the disaster management? And also disaster management is also your part, syllabus part. Disaster management in paper number 3, GS paper 3. So for understanding the disaster management, you should know about the disaster. Means what kind of cyclone, उसके क्या effect होंगे. There are various kind of names, सुना होगा, कैटरीना, हुद, ये कई सारे नाम आते ना, ताउते, वेरियस टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम है. तो वो उसका जो नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन है वो कैसे है, मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से आएगी. देन यू कैन यूज द डिजास्टर मैनेजमेंट. तभी तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के पीपल्स को वहां से इवैक्यूएट करके उनको बचा सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो. अपने जो लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज करना ही होता है. डिजास्टर मैनेजमेंट मींस जो लॉसेस होने वाले हैं उसको हम मिनिमाइज कर लें बस. और वो हम तब समझ सकते हैं जब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा. इट मींस फॉर एनालिसिस द थिंग्स वी शुड नो द फैक्ट एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट. Without knowing the concept and fact, we cannot analyze. Yes or no? अगर जैसे मान लीजिए आप अपने यहां से यहां तक आते हो, अपने जहां कहीं के भी आप लोकल रेजिडेंट,
वहां से दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली में क्या चल रही है, दिल्ली में कंडीशन क्या है प्रिपरेशन की, और आपके यहाँ के, तो बेसिक चीज तो पता होगी, नाम पता होगा, वहां के माहौल पता होगा, ओनली देन यू कैन कंपेयर। नाउ कंपेयर, कंपैरिजन, comparison means analysis. When you compare something or somebody with anyone or anything, it means you are analyzing the various aspect of that particular thing or any person. आपने किसी एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट किया, इट मींस आप उसके कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होंगे, कुछ निगेटिव ट्रेट्स होंगे, उनको कंपेयर कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, विच वन इज बेटर, यही चीज चाहिए। इट मींस व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ दिस गोल ऑफ यूपीएससी जर्नी, हमारे दिमाग को एनालिटिकल होना चाहिए। जितना ये एनालिटिकल होगा, तार्किक होगा, हम उतनी ही बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू सी द क्वेश्चंस इन योर मेंस, वहां पर कई बार क्या है, एक स्टेटमेंट दिया होगा एंड देन इट विल से क्रिटिकली एनालाइज, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ये मिलेगा। इट मीन्स इफ यू टॉक अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, बताइए। अंशु, योर नेम? वंशिका, वंशिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकली एनालिसिस? बारीकी से जांचना। व्हाट्स योर नेम? असगर अली। Okay. Your name? C2. Critical analysis means basically किसी भी चीज के positive aspects and negative aspects. It means you should write about positive aspect of that thing and you should write negative aspect of the thing, and then ultimately आपको एक एनालिसिस भी देनी है, इन विच इन कंक्लूजन पार्ट, सपोज हर एक चीज के कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इन पॉलिटी, तो डेमोक्रेसी की भी क्या है, डेमोक्रेसी हैज आल्सो सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, बट वी आर यूजिंग डेमोक्रेसी पैटर्न। तो क्या आप करोगे, इन कंक्लूजन और इन एनालिसिस पोर्शन you will write in this manner कि पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके ज्यादा ग्रेट दिखाई दे दें इन कंपैरिजन टू नेगेटिव, देन एंड ओनली देन यू कैन जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया और उस काम को करने के बाद आपसे पूछा कि आपने ऐसा किया ही क्यों, तो आप क्या बताओगे, सर मेरे पास ये ऑप्शन थे, आई हैव 2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन, लेकिन उस 4 ऑप्शन में भी मैंने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया है या सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, उसके पीछे आप सी या ए को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे। जस्टिफाई सही करना है, ये नहीं कि गलत चीज को हम सही कहने लगे, क्योंकि गलत चीज को जब हम सही कहते हैं तो हिंदी में उसका क्या बोलते हैं, तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, सो इट मीन्स हम लोग यहां बात कर रहे थे प्रीलिम्स वर्सेस मेंस, किस तरीके से हमें आगे जाना चाहिए और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसमें हमें ये समझ में अभी तक आया दैट देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी टॉपिक, देयर आर सम फैक्ट्स, एंड when we know about these two things, then and only then we can analyze
दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये किसी भी टॉपिक में हो सकता है, इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, सोशलॉजी, हर जगह आपको ही मिलेगा. एंड when you are analyzing the thing, then you can also compare this topic number 1, this suppose this is topic 1 and another one is topic 2, then you can compare it, compare, ठीक है, concept plus fact, then you can analyze. When you know the concept and fact or analyze this topic number 2, and after then you can easily compare topic number 1 with topic number 2, दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो. जैसे अगेन मैं आता हूं इन क्लाइमेटोलॉजी एंड इन साइक्लोन, there are two types of cyclone, one is tropical cyclone, another one is temperate cyclone. First of all, we will study about tropical cyclone, means what are the basic or essential conditions in which tropical cyclone forms. साइक्लोन कैसे बनेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बनेगा, इन ट्रॉपिकल जोन, इट मींस 8 डिग्री टू 24 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में बन रहा है. एंड इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेट साइक्लोन, मींस इन टेम्परेट बेल्ट, इट मींस अबव 40 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री से अबव लैटिट्यूड में, वहां ये बन रहा है. नाउ इन दोनों की जो इंटेंसिटी है उसमें भी डिफरेंस है. तो आपने क्या किया, पहले उसके बारे में जाना, व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस, कि भाई वो कैसे जनरेट हो रहा है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं. फिर टेम्परेट साइक्लोन भी कैसे जनरेट हो, वहां फ्रंटल एनालिसिस होती है, फ्रंटोजेनेसिस होती है. उसके बाद किस एरिया में क्या क्लाउड बनेंगे, रेनिंग पैटर्न क्या रहेगा, ये दोनों चीजों के जब आपने जान लिया, तब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सर नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन. तभी बता सकते हो कंपैरिजन. दिल्ली देखा है अपने घर का, आपका जो नेटिव सिटी है वो आपने देख लिया है, तभी तो आप कंपैरिजन कर सकते हो. बिना देखे बिना जाने किसी को कंपेयर नहीं कर सकते. ऐसा ही होता है ना. इट मींस यहां से क्या निकल के आता है, द कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट which are important for prelims, and in mains analysis and comparison part is very important. It means both are synchronized with each other, both are linked with each other. It means हम दोनों को separate करके नहीं चल सकते. हमें prelims और mains दोनों की एक साथ तैयारी करनी पड़ेगी. किसी को भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सर हम prelims पहले कर लें और mains पहले कर लें. डेफिनेटली कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इजी हो जाता है. जैसे मैंने आपको बता दिया है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट. हाइट इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये आपने समझ लिया. दैट्स व्हाई इन विंटर टाइम, इन समर टाइम, व्हेन यू विजिट ऊटी, उड़कमंडलम और मुन्नार डिस्ट्रिक्ट इन केरला, साउदर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला है, वहां पर गर्मी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर विल बी हाई. बट एट द हाइट ऑफ नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स टेम्परेचर कम है. वैसे भी माउंटेन पे अगर आप जाते हो, हिमाचल पे जाओ या उत्तराखंड जाओ, तो क्या होगा, जैसे ही पहाड़ों पे जाओगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है. वाई? बिकॉज हाइट इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अब फैक्ट पे आ जाते हैं. फैक्ट में ये दिक्कत है, द रेट एट विच टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव और नॉर्मल लैप्स रेट, एंड दिस रेट इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर. इट मींस एज यू आर मूविंग 1 किलोमीटर अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ दिस इज द फैक्ट. हो सकता है कि ये फैक्ट आपको आज याद हो जाए, लेकिन आफ्टर 2-3 days यू विल फॉरगेट इट. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी. अगर हम ना भूलें. अच्छा एक बात बताइए,
फॉरगेट, भूल जाना, ये हमारे लिए बून है या बेन? फॉरगेट इज अ बून और बेन? वरदान है या अभिशाप है, क्या है? हम्म? बून। बून देन वाई? बेन देन वाई? कैसे देखते हैं बताइए? बिल्कुल श्राप है। इट्स अ बेन, इट्स अ बून फॉर अस, क्योंकि हम नॉर्मली जो भूल जाते हैं, अच्छा है, समय के साथ चीजों को बहना भी चाहिए, निकलना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ में जो रूम पार्टनर है उससे डिस्प्यूट हो गई, अब जब रहोगे तो दो बर्तन भी आसपास रखेंगे तो खटकेंगे ही, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फिर दोस्ती भी गहरी होती जाती है, हम भूल जाते हैं पुरानी बातों को, तो हमारे लिए वरदान है। अब जो चीजों को हमें रिवाइज करना, जो चीजों को हमें याद रखना है, उसे हमें रिवाइज तो करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन आप चीजों को भूलने ही लगोगे, ये हमारी माइंड की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इट मींस ये जो फैक्ट्स हैं इनको आपको रटना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन जो फैक्ट आपको बताए जाए बस उतना ही आपको रटना है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज इस दुनिया में। नॉलेज इज लाइक अ वास्ट ओशन, लेकिन कहां पर आपको डुबकी लगानी है और कहां पर से निकल के जाना है, ये आपको एक गाइड गाइड कर सकता है। अब देखो, मैं इस चीज को एक बार महाभारत से भी रिलेट करूंगा। इन महाभारत कौरव वर्सेस पांडव, है ना? गुरु द्रोणाचार्य मीन्स टीचर। टीचर किसके साथ था? कौरवों के साथ। इवन देन कौरव वाज डिफीटेड बाय पांडवास। पांडवों के पास क्या था? पांडव सिर्फ कृष्ण, और कृष्ण क्या है? एक बेस्ट गाइड, बेस्ट मोटिवेटर। मोटिवेशन कब कर रहे हैं? जब अगला बंदा वहां पे कह रहा है कि नहीं मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मेरे सामने सारे नेटिव्स हैं, कोई मेरा ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रैंड फादर है, कोई मेरा कजिन है, कोई मेरा ब्रदर है, कोई मेरा अंकल है, मैं नहीं करूंगा। उस टाइम मींस आप यूपीएससी देने जा रहे हो, प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, सुबह आप रूठ के बैठ जाओ, नहीं हम तो नहीं जा रहे। और फिर उस टाइम जो आपको मोटिवेट करे, दैट इज द एक्चुअल कृष्ण, एक्चुअल गाइड। तो गाइड, जो गाइडेंस है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विदाउट गाइडेंस, इवन यू हैव टीचर, मैं आपके साथ वहां पर आपका सपोज मैं ही इन्विजिलेटर पड़ जाऊं, मैं भी आपकी मदद करता रहूं, लेकिन सब आपने दिमाग में ठान रखा है कि नहीं सर आज तो मुझे ओएमआर सीट फिल ही नहीं करनी है, मैं आपको सारे आंसर भी टिक करके दे दूं, बेटा यही जो 100 है ना इसमें ये सारे फिल कर दो, और आपने ठान रखा कि नहीं सर, ये रखा मेरा गांडीव धनुष और ये रखा मेरा पेन, मैं ओएमआर ही नहीं फिल करूंगा। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी। नाउ, सो प्रीलिम्स वर्सेस मेंस में क्या समझ में आया? दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, हमें किसी को भी सेपरेट करके नहीं चलना है। जब प्रीलिम्स आएगा देन एट दैट टाइम वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड फैक्चुअल पार्ट, एक बार रिवाइज कर लेंगे सो दैट प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, एंड इन मेंस वी कैन इजिली एनालाइज एंड कंपेयर दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, अगर वो हमको याद है, समझ में आ गए। नाउ सेकेंड थिंग, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। तो स्टैटिक पार्ट मींस योर बेसिक थिंग जो कभी चेंज नहीं होने वाली। मुगल्स जो हो गए वो काम अब दोबारा होना नहीं। अकबर कब पैदा हुआ, अकबर की पॉलिसीज क्या रही, मुगलों की क्या पॉलिसी रही, वो चेंज नहीं हो सकती, दैट इज स्टैटिक पार्ट। नाउ डायनेमिक पोर्शन इन करंट अफेयर्स, इट मींस
सर करंट अफेयर्स में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स में न्यूज़ बहुत टाइप की आती है और उस न्यूज़ को हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए। चलिए न्यूज़ मीडियम या मीडिया, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मीडिया। मीडिया में आपके पेपर भी आ जाते हैं, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, सम रेडियो, टीवी, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी आपके लिए मीडिया है। मीडिया विल प्रोवाइड यू सम डेटा, इट डिपेंड ऑन यू, आप क्या देखते हैं। सपोज अगर आप YouTube चैनल पे शॉर्ट रील्स किसी की देख रहे हैं तो वो अपने आप, इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जो आपको जिसका आप फॉलो कर रहे हो, जिसको देख रहे हो, उसी के वीडियो आना ही चालू हो जाएंगे। शाहरुख खान को फॉलो करते हो, शाहरुख खान के ही वीडियो आने लगेंगे, जिसको भी देखोगे। इट्स एन आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड सिस्टम। अब इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट कंटेंट उस पर पड़ा हुआ है, आप क्या देखोगे, क्या काम की चीज है। अगेन यू विल यूज दिस जीपीएस। दिस जीपीएस मीन्स दिस सिलेबस विल गाइड यू कि मुझको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे अगर न्यूज़पेपर वाले जो क्लास होगी उसमें आपको न्यूज़, जो करंट अफेयर्स के सर हैं, करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस चलेंगी एवरी सैटरडे। तो सैटरडे में आपको क्लास में बताएंगे सर कि किस तरीके से हमें न्यूज़ पढ़ना चाहिए। वहां पर भी किसी चीज को पढ़ना है, देन वी विल यूज स्टैटिक पार्ट एज रेफरेंस। स्टैटिक पार्ट को हम रेफरेंस लें। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, क्यों ऐसा होता है, क्यों हर साल नवंबर में दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, पराली जलती है, क्यों, फॉग, एनीथिंग एल्स, बताइए। गलत भी बताओगे चलेगा, लेकिन बोलो। ओके, एंड अंशु, वंशिका, मोहम्मद, नो आइडिया। इवन दिवाली में भी इस बार नॉर्मली से कम ही क्रैकर्स चलाए हैं, अदरवाइज दिवाली पे भी बेम जाता। सेकेंड थिंग इज स्टोबर्न बर्निंग, पराली जलाना, ठीक है, पराली, वो भी ब्लेम किस पे पहुंच रहा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी फार्मर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू सी दिस द इंडिया, नीचे यहाँ पर साइड में क्या है, दिस इज अरेबियन सी, सपोज हेयर इट इज मुंबई, दिल्ली यहाँ पर है। When we talk about air mass in climatology, air mass is a large body of air, बहुत बड़े सरफेस के ऊपर, यूनिफॉर्म सरफेस पर ही ये डेवलप होता है। तो यहां पर आप देखोगे ये क्या है, एक तरीके से कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। द क्लाइमेट ओवर एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, इट्स अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, एंड इन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देयर आर सम प्रॉपर्टीज, and during November or during winter time, what happens, sun rays are perpendicular to southern hemisphere, not northern hemisphere, yes or no? And in southern hemisphere, suppose अगर हम इसमें मैप भी देख, this is the equator line, and above equator this is northern hemisphere, this is southern hemisphere,
and in summer time means June, July, sun rays are perpendicular to northern hemisphere. During winter time means in November, December, January, February, sun rays are perpendicular to southern hemisphere. यहाँ पर ये नीचे चला जाता है, ठीक है. एंड इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सनरेज परपेंडिकुलर है. इट मींस मैक्सिमम हीट विल रिसीव ड्यूरिंग समर टाइम मींस इन जून एंड जुलाई, मई जून जुलाई मैक्सिमम हीट यहां पर हमें रिसीव हो रही है. वहीं पर जब सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, सो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंट्री या कॉन्टिनेंट है जहां पर क्रिसमस एक समर ड्यूरेशन में मनाया जाता है. दैट इज ऑस्ट्रेलिया. व्हाई? बिकॉज सनरेज आर परपेंडिकुलर टू दिस साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. तो अब यहां पर हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? पॉल्यूशन के बारे में. तो यहां पे क्या है कि जैसे ही सनरेज परपेंडिकुलर हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहां क्या है, ये पोर्शन यहां इस मैप जहां पॉइंट मैं रख रहा हूं, दिल्ली इज लोकेटेड हियर, है ना. और ये क्या है, एक तरीके से चारों तरफ से कॉन्टिनेंटल लैंड वाला पार्ट है. कोई मॉइस्चर कंटेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है. मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लाइमेट. और जैसे ही इधर चला जाएगा, नाउ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग विंटर टाइम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. टेम्परेचर कम हो गया है. टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो एयर है वो क्या है, एयर की डेंसिटी इट विल इंक्रीज. किसी भी चीज को आप गर्म करो, यानी हीट एयर और वाटर, ड्यू टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट विल एक्सपेंड. जैसे ही वो एक्सपेंड होगा, इट्स डेंसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल अपलिफ्ट ड्यू टू कन्वेक्शन. ठीक है. इन ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, सनरेज आर परपेंडिकुलर, टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, एयर भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगी. गर्म होगी, एक्सपेंशन देन ड्यू टू कन्वेक्शन इट विल अपलिफ्ट टुवर्ड ट्रोपोपॉज, ऊपर की ओर उठ जाएगी, और उसके कारण नीचे सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इन विंटर टाइम ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, एयर मास का टेम्परेचर भी कम होगा. यस और नो? द टेम्परेचर ऑफ एयर मास इज ऑल्सो लो, देन इट मीन्स डेंसिटी ऑफ दैट एयर मास वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना. ज्यादा होगी इट मीन्स उसका वेट भी ज्यादा है. अपलिफ्शन कुछ हो नहीं रहा, अपवर्ड मूवमेंट हो नहीं रहा. इट मीन्स if the temperature is low, then density of air, ये क्या हो रखे हैं यहां पर, ड्यू टू लो टेम्परेचर डेंसिटी ज्यादा है, और इसी कारण से वेट ऑफ एयर ये भी ज्यादा है. एंड इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर, नॉट लो प्रेशर, इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर. सो दिस इज दिल्ली, और दिल्ली एनसीआर, इसके ऊपर क्या होगा, एक यहां पर हाई प्रेशर जोन बन गया. एंड एयर मूव ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही एयर मूव करेगी. नाउ ड्यूरिंग विंटर और स्पेशली व्हेन दिस टेम्परेचर इज चेंजिंग, तो क्या हो गया, इट्स अ क्लोज सिस्टम. इट इज जस्ट लाइक अ क्लोज सिस्टम जिसमें बाहर से कोई एयर का इनटेक नहीं हो रहा है, इनपुट नहीं आ रहा है. वो अपने आप में यहां पर कोल्ड क्लाइमेट बन चुका है. टेम्परेचर कम है, हाई प्रेशर बना हुआ है, और यहां पर कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रहा है. जब कन्वेक्शन होता है तो जो पॉल्यूटेड एयर मास या पॉल्यूशन भी है वो भी ऊपर चला जाएगा, बादल बन जाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा. लेकिन ऐसा यहां पर अभी कुछ नहीं होने वाला है.
इट मींस यहां पर जो भी एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक स्मोक जो भी कुछ है, वाटर वेपर्स, वो सभी इसी के अंदर ट्रैप्ड है दिल्ली एनसीआर के ऊपर। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर क्या है, धीरे धीरे, बिकॉज सिटी इज ऑल्सो लाइक अ लिविंग बॉडी, ये भी धीरे धीरे बाहर फैलता है। आप सोच के देखिए, दिल्ली आज से 10 साल पहले कहां होगी, आज कहां है, आज से 10 साल के बाद ये और एक्सपेंड हो जाएगी। आप जहां कहीं से भी हैं, आप उस जगह की भी सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आप छोटे थे आपका सिटी कितना कम जगह पे था, धीरे धीरे वो बाहर की ओर फैलता जा रहा है। होता है नहीं होता? एनसीआर इज ऑल्सो स्प्रेडिंग, और इसका जो रीजन है, ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, उसको भी कवर कर रहा है। इट मींस अब इतना पोर्शन क्या है, ये पूरा एनसीआर में कवर है, और धीरे धीरे जितना भी कुछ यहां पॉल्यूशन जनरेट होगा वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। अगर बाहर से विंड का मूवमेंट आएगा, सपोज इट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, विंड इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो भी क्या है, बाहर का जो धुआं है, पंजाब का स्टबर्न बर्निंग, उसके कारण जो स्मोक जनरेट हो रहा है, इट विल ऑल्सो, क्या हुआ, ओके, देन इट विल ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस चैम्बर, एयर चैम्बर, और ये क्या हो गया, एक पॉल्यूटेड एयर चैम्बर हो गया, जिसके कारण यहां पर पॉल्यूशन हमेशा ज्यादा होता है। हर बार ऐसा होगा, पराली जले या ना जले, पराली जलने से बस उसके अंदर स्मोक कंटेंट और इंक्रीज हो रहा है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए उसके लिए अगर कोई अगर हम इकोनॉमी वाले जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, व्हाई फार्मर्स हैव टू बर्न दीज स्टूबर्न, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस आप दे दीजिए, जैसे बीच में एक ऑप्शन आया था कि भाई स्टूबर्न से हम जो गत्ता वगैरह है, पेपर है, वो सब हम बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको चैनलाइज तो करना पड़ेगा। वो चैनल्स अभी तक बने नहीं, सिर्फ बात करने से चीजें नहीं होती, यही काम तो आपको जाके करना है। इट मींस ये प्रॉब्लम लिंक्ड हो गई गवर्नेंस से, एंड गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनआईआर। इट मींस देखो आप कहां, पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2 आपस में इंटरलिंक्ड हो गए। ओके, सो अब यहां पर देखो ये क्या है, बेसिकली किस चीज से मैंने रिलेट किया, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने आपको करेंट अफेयर्स का कुछ ऊपर से तड़का लगा दिया। इट इज जस्ट लाइक अ तड़का, दाल में ऊपर दाल बनाई, दाल बना के उस पर आपने तड़का लगा दिया घी और जीरे का या फिर कोई भी मसाले का, तो वो क्या है, करेंट अफेयर्स एक तड़का है जिसमें जस्ट उसके पेंट कर देना। बट बेसिक मटेरियल विल बी स्टैटिक पार्ट, वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सी वेबसाइट पढ़नी है, आपको जहां से भी जो कंटेंट बेटर मिल रहा है, यू शुड ऑप्ट दैट पेपर। आपको लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा बेटर कंटेंट मिल रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप वहां से देखिए। इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल में एनालिसिस वाले पोर्शन आते हैं, एनालिसिस वहां ज्यादा बेटर है, दैट्स वाई हमारे लिए वो मेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। then we should use Indian Express for analysis portion. We should use about the new theory, new concept, then we should go for the Hindu paper, वहां पे हमको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, न्यू कॉलम्स आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया ना। ऑप्शनल, ऑप्शनल हमको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन दैट वाज डिफरेंट, मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज हो सकती हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज कि मुझे ये ऑप्शनल लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ नॉर्मल चीजें पूछता हूं कि व्हेन यू विल बी सेलेक्टेड, देन यू विल
गॉट अ स्कोर कार्ड, आपका क्या स्कोर आ रहा है, मेन थिंग इज स्कोर। ये मैटर नहीं करता कि आपने फारसी ली है, इंग्लिश ली है, या ज्योग्राफी ली है, या मेडिकल साइंस, या इंजीनियरिंग, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, मेन चीज स्कोर। ये स्कोर आपको कहां से मिल सकता है? एक टर्म होता है एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? कम पैसों में, कम मेहनत में कर लेना ही एफिशिएंसी है। इट मींस मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। इस थ्योरी को आप फॉलो कर लो। मिनिमम इनपुट, इनपुट किससे हो सकता है? आपका मनी, आपने बोला, मनी के अलावा टाइम भी एक रिसोर्स है, कॉस्टली रिसोर्स है। टाइम के अलावा योर टाइम, मनी एंड योर एक्सरसाइज। मीन्स अल्टीमेटली योर एफर्ट्स, आपके जो एफर्ट्स हैं उसके ऊपर बात आती है। योर एफर्ट्स, व्हेन यू मिनिमाइज द एफर्ट, डेफिनेटली यू विल मिनिमाइज द आउटपुट ऑल्सो। अगर मैं यहां पर एक नंबर प्रेस करूंगा तो यहां पर एक ही लिखेगा। इफ यू आई विल प्रेस 9 नंबर, तो यहां पर 9 आ जाएगा। 900 देन 900 हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम मिनिमम इनपुट से मिनिमम ही प्राप्त कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे रिसीव करेंगे? अब यहां पर आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, लाइक PSIR जो आपने पूछा, ज्योग्राफी, पवेड, हिस्ट्री, दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, दीज आर वेरी लेंदी सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। आप यहां पर इनपुट मींस आपके जो एफर्ट हैं वो बहुत बड़े होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। इट विल टेक नियर अबाउट 6 months टू कवर दिस दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स इन योर क्लास। और उसके बाद आपको कवर करने के लिए मींस आपको अगेन रिवीजन भी बढ़ाना पड़ेगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, दीज आर लिटरेचर सब्जेक्ट। जैसे लिटरेचर में आपका इंग्लिश या उर्दू, पंजाबी भी लोग लेते हैं, हिंदी लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, छोटे सब्जेक्ट हैं और ज्यादा सिलेबस कुछ है नहीं, और इस कारण से क्या है, मैक्सिमम आउटपुट, कम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स आपको दिला देते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है यहां पर, मैक्सिमम स्कोर। मैं ऐसे कई IITians को जानता हूं जो इंग्लिश मीडियम के होके हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेते हैं। एंड नाउ दिस ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये टोटली आपके ऊपर है। दूसरी चीज, एक तो ये बात ये हो गई कि कहां पर कम मेहनत में मिनिमम एफर्ट्स कैन गिव अस मैक्सिमम मार्क्स, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स भी होनी चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग भले ही वो बहुत अच्छा लगे, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा। तो ऑप्शनल कब डिसाइड करना चाहिए? व्हेन यू स्टडी GS पोर्शन, then you will go through by various subjects like geography, history, polity, sociology, because Indian society is also a part of GS paper 1. PSIR का पॉलिटी, गवर्नेंस मींस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज से कुछ ना कुछ लिंक्ड है। अब आप यहां पर जब ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि मेरा जो बेस्ट आउटपुट आ रहा है, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, या जो मैं बेस्ट किसी चीज को लिख पाता हूं, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज इकोनॉमिक्स में आप लिख पा रहे, देन यू शुड गो फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये दो बातें तो काफी ज्यादा रोल प्ले करती है
कि आपको क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 मेजर पोर्शन में हमारी क्या बात रहना चाहिए, क्या क्या एजम्पशंस दिमाग में लोग बाग बताते रहते हैं गलत चीजें, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। क्या बुक पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जो गाइड, आपका जो मेंटर है, if he or she is guiding, then you should go. Otherwise these kind of babas are very dangerous, because हम तो डूबे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वो कहानी कहावत है ना, तो वो तो डूबे हुए हैं, इसलिए उस पर जाना ही नहीं। नाउ अब हम आते हैं अपने सिलेबस पोर्शन पे। आपके पास है ये सिलेबस? अरे पुनीत, पुनीत, एसी का रिमोट। सो इन दिस सिलेबस जीएस बहुत शॉर्टली इसमें मेंशन है इन जीएस पेपर 1। इफ यू सी इन प्रीलिम्स सिलेबस जीएस पेपर 1 देयर आर ओनली 7 पॉइंट्स। सिर्फ 7 पॉइंट्स पढ़ना है और उससे हमारा प्रीलिम्स पास हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मैक्रोस्कोपिक नेम लिख दिया गया है, इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस अभी बाकी है। एनालिसिस जो इसकी होगी वो पर्टिकुलर जो रेस्पेक्टिव टीचर है सब्जेक्ट का, वो इसको आपको कवर करेगा। मेरा पोर्शन है ज्योग्राफी, सो आई विल कवर माय ज्योग्राफी पोर्शन, एंड CSET is also very important, so I will speak about CSET for few minutes also. Comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning, analytical ability, decision making, problem solving, general mental ability and basic numeracy. CSET, it was introduced in 2012, and since then it is becoming more tough. धीरे धीरे ये टफ इतना ज्यादा होता जा रहा है, नाउ इवन इंजीनियर्स आर फेलिंग इन दिस। इसीलिए सीसेट पे फोकस, सीसेट को बिल्कुल छोड़ के नहीं चलना है, धीरे धीरे उसको भी साथ में लेके चलना है। सो सीसेट का क्लास स्टार्ट होगी आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर, तो वहां से हम इस पोर्शन को कवर करेंगे। नाउ सीसेट और जीएस को थोड़ा सा इंटरलिंक कर देते हैं। नाउ सीसेट एंड जीएस, व्हेन यू स्टडी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, योर एनालिटिकल एबिलिटी इज इम्प्रूव। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हाउ यू आर लिंकिंग विद ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बिकॉज उसमें क्या है, फैमिली ट्री आता है कि कोई ए पर्सन है, वो किसी को अपनी फोटो दिखा के कह रहा है कि ये मेरे अंकल का नेफ्यू का ग्रैंडफादर, इस तरीके से। इट मींस योर एनालिटिकल एबिलिटी इज कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, एंड योर व्हेन योर analytical ability is improving, it means you are simultaneously working on your mains pattern, mains part and prelims part, because you are interlinking the concept and fact, then and only then you can analyze or compare the things। ठीक है, it means दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आप जैसे जैसे सीसेट में आपका मैथ्स और रीजनिंग, जिसका मैथ अच्छा है वो रीजनिंग भी अच्छा कर लेगा, जिसका रीजनिंग अच्छा है वो मैथ भी अच्छा कर लेगा, बिकॉज इंटरलिंकिंग कैपेसिटी। और जब आपका ये दोनों चीजें होने लगेगी, देन यू कैन इजिली रिटेन द नॉलेज ऑफ योर जीएस पोर्शन इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर ना जैसे चाकू घिस जाता है तो उसको पत्थर पे घिस के या तलवार को घिस के क्या होता है, धार दी जाती है। तो ये धार, दिमाग को धार देने वाला काम करता है मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन। क्लियर? अब आते हैं हम जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आप देखिए, जीएस पेपर 1
history, art and culture, Indian society, and geography. These topics are included in GS paper 1. And if we talk about geography, then आप अगर इस बार का पेपर उठा के देखेंगे, नियर अबाउट 1/3 पोर्शन ज्योग्राफी को दिया हुआ है. मोर देन 1/3, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही है. ज्योग्राफी को इतनी वेटेज उसमें दे दी. ज्योग्राफी का पोर्शन आप देखिए यहां पर, salient feature, third last point, salient features of world physical geography. Second, distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. Factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world, including India. And the last point that is important, geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. geographical features and their location changes in critical geographical features and in flora and fauna and the effect of such changes. Again इन्होंने जो एक सामने आपके रख दिया है पॉइंट्स में, वो डिजास्टर मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ पेपर नंबर 3, वो यहां नहीं है. अब यहां पर देखिए कि ज्योग्राफी में क्या क्या पोर्शन हमें पढ़ना है. जितना भी अभी आपने प्रीलिम्स और मेंस का जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के पॉइंट्स पढ़े, उसमें क्या क्या चीजों को हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम समझते हैं सबसे पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी. Geomorphology. Then second topic is climatology. Climatology. And the third topic is oceanography. Okay. So these are the 3 basic pillars of geography. It means when we start to study this geography subject, then we have to cover these 3 portion, these 3 pillars, so that इसके ऊपर बेस्ड है हमारे जियोग्राफी का जो मेजर पोर्शन है, that is called biogeography and Indian geography also. Now in geomorphology क्या क्या आता है? Evolution of landforms, evolution of landforms. अब उसको भी समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है the origin of earth, वो कैसे हुआ. And for understanding the origin of earth, we should know about the solar system because it is the part of our solar system. And for understanding the solar system, we have to understand about the galaxy. What is galaxy? Which contain thousands and infinite solar systems. And for understanding the galaxy, nebula, we should know about the universe. It means origin of universe. So ultimate story will start in geomorphology from or since the origin of universe, जिसको हम लोग अभी या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी कभी स्टार्ट करेंगे. ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से क्या निकल के आया, यूनिवर्स कैसे बना. देन नेबुला, गैलेक्सी, स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार फॉर्मेशन से प्लैनेट सिस्टम कैसे बने, प्लैनेट सिस्टम से फिर हमारी अर्थ पे आएंगे, एंड देन अर्थ
पे हम लोग बात करेंगे किसकी? इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्या? अर्थ के लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, इसको ये कई सारे आपने देखे होंगे। जैसे नॉर्मल अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें, देयर आर सम माउंटेन्स, देयर आर सम प्लेट्यूज, देयर आर सम डेजर्ट एरिया, देयर आर सम टाइप्स ऑफ कोस्टल लैंड, कास्ट टोपोग्राफी, जहां पर मैक्सिमम जो भी कुछ बना हुआ है लैंडफॉर्म, वो चूने का बना हुआ है, लाइम का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग टाइप का, इवन प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर वेरियस काइंड ऑफ टोपोग्राफी ऑफ अर्थ सरफेस, जो हमें अलग अलग तरीके की दिखाई दे रही है। अब इसी पे अगर हम लैंडफॉर्म की बात करते हैं, तो लैंडफॉर्म में आपको क्या दिखाई देगा? जैसे अगर आप रिवर के साथ चलते हो, इफ यू आर मूविंग along with गंगा from गंगोत्री, then you will see कि वहां पर बहुत तेज वाटर फ्लो है ना। और जैसे ही आप नीचे आते हो ऋषिकेश के आसपास, तो वहां पर क्या है? रिवर राफ्टिंग भी होती है। क्या रिवर राफ्टिंग करने के लिए हम कानपुर और पटना जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? पानी का जो वेलोसिटी है वो कम है, इसीलिए वहां रिवर राफ्टिंग नहीं हो सकती। तो रिवर राफ्टिंग ऊपर से जैसे हम नीचे आते हैं, तो वहां पे क्या है? रिपल्स बन रहे हैं। और जैसे ही ये प्लेन में, हरिद्वार के बाद प्लेन में एंटर करती है, तो अब क्या है? उसके पानी की वेलोसिटी कम हो चुकी है। इट मींस इट कुड नॉट कैरी मोर सेडिमेंट्स विद इट वाटर। इट मींस नाउ सेडिमेंटेशन ज्यादा हो जाएगा। और जब सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, तो उसके कारण क्या है? there are some kind of depositional landforms will be formed, कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगी। और जैसे ही आप लगभग आगे इलाहाबाद के आगे, प्रयागराज के आगे जाएंगे, देन यू विल सी meanders इन रिवर। ऐसा देखा है आपने meanders? these are called meanders। तो ये meander कैसे फॉर्म होते हैं? ऐसे ही अगर आप डेजर्ट में जाएं, तो डेजर्ट में भी क्या मिलेंगे? यार वहां एक मशरूम रॉक मिलेगी, मशरूम रॉक, जो मशरूम जैसे शेप का लेके बने। हाँ, फोटो दिखाना है। दिस इज मशरूम रॉक। तो ये यहां पर डेजर्ट में ये कैसे बन रहा है? इसी के साथ साथ सी केव, ये तो डेजर्ट में है, विंड इस पे काम करेगी ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटी, ये मशरूम रॉक यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं सी केव्स, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। नाउ सी आर्च, सी केव्स, ये देखिए समुद्र में कोई एक गेट बना हुआ है। अब ये गेट कैसे बना है? यही चीज यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद सी स्टैक, सी स्टाम्प, ये जो लैंडफॉर्म्स है, दीज लैंडफॉर्म्स, इनका क्रिएशन कैसे हो रहा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, वन इज इरोजनल लैंडफॉर्म, अनदर वन इज डिपोजिशनल। इरोजनल मींस उसको जो वेरियस एजेंट्स हैं लाइक विंड, सी वाटर, सी वेव्स, वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सभी क्या है? धीरे धीरे एक रॉक को काटती छाटती रहेंगी, इसको धीरे धीरे रब करेंगे, जैसे एक सैंड पेपर होता है, वो इसको रब करके इसको धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएंगी। इसके जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो मास है, उसको कम कर रहे हैं, उसके कारण इरोजन। अब जो यहाँ से सेडिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, वो सेडिमेंट्स कहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जो लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है, बन रहा है,
दैट इज कॉल्ड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। सो इन जियोमॉर्फोलॉजी वी स्टडी अबाउट लैंडफॉर्म्स and there are various kind of forces which work inside from inside the earth and over the earth surface। कुछ जो अंदर से काम कर रहे हैं that is called endogenetic forces, जो ऊपर से अर्थ की सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं that is called exogenetic, बाहर से लगने वाले फोर्सेस हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म पढ़ लिया। क्लाइमेटोलॉजी हम इसमें क्या पढ़ते हैं? First of all, we will cover the atmosphere part. What is the composition of atmosphere? What is the structure of atmosphere? Composition means in this atmosphere there are various gases. कई सारी गैसेस हैं। सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 21%, देन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। It means in this atmosphere mixture of gases वो present है, plus dust particles are also present in this atmosphere। तभी तो आप देखिए एक स्मोक वाली यहाँ पर यहाँ के एमसीडी ने चला रखा है जिससे वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं। वाटर ड्रॉप्स को स्प्रिंकल किया जाता है जहाँ पर कहीं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, तो उससे होता क्या है? वाटर ड्रॉप्स में डस्ट पार्टिकल्स शामिल हो जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं, और उसके कारण हाँ रोडों पे देखा है, तो उसके कारण क्या है? वो डस्ट पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, और जो ये डस्ट पार्टिकल स्मोक पार्टिकल कम हो जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। Means troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere or exosphere। And after this atmosphere we study about the heat budget of the earth। कितना heat budget है, और heat budget से ही interlinked है climate change, global warming। It means देखो मैं कहां से कहां लिंक कर रहा हूं, स्टैटिक पार्ट से आपका डायनेमिक पार्ट। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको मिलता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज लिंक्ड विद हीट बजट ऑफ द अर्थ। कि भाई बजट का मतलब क्या होता है? कितने पैसे कब खर्च कर रहे हैं। आपका भी तो बजट है, अब जब घर से बाहर आए हो तो घर वाले देते होंगे 5,000 या 10,000, ये बेटा ये तेरा बजट है खाने पीने का। कितनी इनकम आ रही है और तुम कितना उसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर रहे हो। एक मूवी थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मीन्स 50 पैसे इज योर इनकम एंड यू आर स्पेंडिंग 100 पैसे। आप प्लस में हो गए, सरप्लस में हो गए, डेफिसिट में हो गए, डेफिसिट में हो गए। ठीक है, तो यही चीज क्या है, हीट बजट में भी यही लग रहा है। कितना इंसोलेशन हमें सन से मिल रहा है और कितनी हीट अर्थ से रेडिएट हो पा रही है, या कितनी हीट इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड रह रही है, उसके कारण ही हीट बजट डिसबैलेंस होता है। एंड ड्यू टू डिसबैलेंस हीट, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो गया। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटना है तो व्हाट शुड वी डू? बेसिक चीज बताओ, अभी ये पेड़ वेड़ कुछ मत लगाओ, टेम्परेचर को हमें कम करना है, टेम्परेचर को, यही बेसिक है। इसका मतलब हमारे पास जो इंसोलेशन आ रहा है सन से, जो हमें रिसीविंग हो रही है टेम्परेचर की, वो जितना आ रहा है उतना पूरा चला जाए। सपोज वी आर रिसीविंग 100 यूनिट्स फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम सन, ओके, एंड आउट ऑफ दीज 100 यूनिट्स 48 यूनिट्स
आर ट्रैप्ड इन दिस एटमॉस्फेयर। और अगर ये 48 यूनिट्स भी रेडिएट होके स्पेस में चला जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर अचानक से नीचे आ जाएगा, सरफेस अर्थ का जो टेम्परेचर है सरफेस का वो कम हो जाएगा। नाउ दीज 48 यूनिट्स ऑफ गैसेस, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के क्या परिभाषा होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस? Greenhouse gases are those gases which can trap the energy, trap the heat. So these 48 units are trapped by greenhouse gases. और ग्रीन हाउस गैसेस जितनी बढ़ती जाएंगी, मान लीजिए एक दिन में जितना हमें रिसीव हुआ वो 48 यूनिट यहीं फंसी रह गई, अब अगला दिन भी हो गया, उस और ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ गई, तो अब जितने रेडिएशन होना चाहिए स्पेस में वो 48 यूनिट और इसमें भरने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इट विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, ग्लोबल वार्मिंग challenge will be in front of us, and due to global warming what will happen, glaciers will melt, sea level will rise, sea level is continuously rising, that's why there are some countries और जो बहुत आइलैंड पे बेस्ड कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन में, वो धीरे धीरे डूबने लगे। द्वारका एक अलग केस है, वो डूबा है वो एक अलग केस है, वो हम बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमॉर्फोलॉजी में फोर्सेस के बारे में, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। लेकिन सी लेवल के इंक्रीज होने के कारण कोई कंट्री डूब रहा है तो क्या है, पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए कोस्टल एरिया भी धीरे धीरे सबमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें अगर समझना है तो यहाँ पर हम हीट बजट को भी देखेंगे, उससे बहुत सारी चीजें लिंक हो गई। Now after heat budget, then we will study about the temperature distribution over the globe according to latitudes. भाई हम इक्वेटर के पास रहेंगे तो ज्यादा हमें टेम्परेचर मिल रहा है, ज्यादा हीट है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक, टेम्परेचर इज लिंक्ड विथ प्रेशर, टेम्परेचर से ही प्रेशर लिंक है कि जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जहां पर कम टेम्परेचर है प्रेशर वहां पर ज्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर। किस तरीके से हो रहा है, फिर विंड सर्कुलेशन आ जाएगा, विंड सर्कुलेशन के साथ साथ एयर मास थ्योरी आ जाएगी, एयर मास के बाद साइक्लोन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम भी होती है, क्या होती है, सुना है जेट स्ट्रीम के बारे में, क्या है? साइक्लोन पानी में चला जाता है, jet stream near tropopause means at the height, at the elevation of 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर वहां पे एक करंट फ्लो होता है एयर का एट द स्पीड ऑफ 280 और 300 किलोमीटर पर आवर, इतनी हाई स्पीड पे, वो जेट स्ट्रीम है। दीज जेट स्ट्रीम्स आर नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। कोई धीरे धीरे जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आप इजीली उसको समझ जाओगे, अभी सिर्फ मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं कि दीज आर द टॉपिक्स जिसको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ ओशनोग्राफी में, तो ओशनोग्राफी में ओशन करेंट्स, सी वाटर सैलिनिटी, सी वाटर टेम्परेचर, एक अनक्लॉज लॉ है वो पढ़ेंगे, और इन ही तीनों पर बेस्ड होती है पूरी ज्योग्राफी, जिसको हम पढ़ेंगे बायोज्योग्राफी में। एंड इन बायोज्योग्राफी वी विल स्टडी अबाउट द सॉइल, व्हाट इज सॉइल, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, एंड हाँ रेड, येलो, ये जितनी भी टाइप की सॉइल्स हैं, ब्लैक सॉइल्स, ये सब क्या हैं, उनके बेसिक फीचर्स क्या है, ये सभी इन तीनों पर बेस्ड। देन क्लाइमेट भी किससे रिलेटेड है, क्लाइमेटोलॉजी, कि वर्ल्ड के मैप पे हम अलग अलग टाइप के क्लाइमेट देखते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, और उससे फिर वेजिटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
इट विल बी फाइंड along with the equator, ट्रॉपिकल एरिया में मिल रहा है. देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन जो अपने पत्ते गिरा देते हैं. इन डेजर्ट एरिया वहां पर क्या मिलेगा? एट द हाइट ऑफ माउंटेन वहां पर कैसे मिलेंगे? टुंड्रा फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट वाला जो भी पोर्शन है कहां से रिलेटेड है? इन्हीं तीनों से रिलेटेड. एंड आफ्टर these portion means geomorphology, climatology, third oceanography और fourth is biogeography जिसमें मैंने आपको बताया biogeography about soil and various types of forest. ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर लेता है. एंड आफ्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे. इंडियन ज्योग्राफी. In Indian geography, first we have to study about the Indian physical geography portion. It means ये जो इंडियन प्लेट आपको यहां पर मैप में दिखाई देती है, this Indian map, this is a political map, but we are talking about physical map of India. फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में डिफरेंस क्या होता है? उसमें माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स ये सब दिखाई देंगे. तो यहां पर ये जो इंडियन प्लेट है ये कैसे यहां पर निकल के आती है? बिकॉज व्हेन वी स्टडी अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन जियोमॉर्फोलॉजी, अगेन देखो इसको कहां से लिंक कर रहा हूं, जियोमॉर्फोलॉजी से. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इट मींस व्हेन द all continents was merged in single continent, single super or large continent which was called Pangaea. और पेंजिया के दो पार्ट हो गए. नॉर्दर्न पार्ट वाज लॉरेंशिया एंड साउदर्न पार्ट वाज गोंडवाना लैंड. एंड फ्रॉम दिस गोंडवाना लैंड इंडियन प्लेट वर ओरिजिनेटेड. एंड इंडियन प्लेट शिफ्ट होती है. ये गोंडवाना लैंड कहां पे है? नियर, आज मान के चलिए कि जैसे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी डरबन जहां पर, वहां पर पहले सारे कुछ इकट्ठा था और वहां से शिफ्ट होके टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग एंड देन इट अटैच्ड विद द यूरेशियन पार्ट. और वहां से ये क्या हो गया? एक एशिया का पार्ट बन गया, यूरेशिया का पार्ट बन गया. इंडिया मींस यहां से कहानी स्टार्ट होगी. एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ये यहां पर इसके अटैच होते समय हिमालय फॉर्मेशन हुआ. सो वी विल स्टडी अबाउट हिमालय. किस तरीके से हिमालय ओरिजिन हुआ, वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमालय, शिवालिक. हिमालय की थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे. आप काफी कुछ ठीक हो. तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आते हैं तो बीच में टेथिस सी था. एंड बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ओवर द सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस सी क्या हुआ? धीरे धीरे वो एक ऊपर की ओर उठने लगा और वहां से हिमालय फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. अब जब हिमालय फॉर्मेशन हो जाता है, आफ्टर हिमालय फॉर्मेशन हिमालय से कुछ रिवर्स निकलेंगे, पेरिनियल रिवर्स, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, और थर्ड रिवर सिस्टम इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ये 3 मेजर सिस्टम हो गए. अब इनकी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी होंगी, कहां से कौन निकल रहा है, क्या बन रहा है. फिर उसके बाद वेरियस अदर फीचर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी मींस हिमालय हो गया, हिमालय के बाद नॉर्दर्न प्लेन, देन पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, थार डेजर्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. उन सब की जो अपने अलग अलग इंडिविजुअल टोपोग्राफी बेसिक फीचर्स है उसके बारे में हम कवर करेंगे. एंड देन
अब यहाँ पर जब ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इट मींस यहाँ से आपने फिजिकल में जियोमॉर्फोलॉजी को लिंक किया, और उसके बाद आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन। अब क्लाइमेटोलॉजी को अगर हम इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, देन वी विल स्टडी अबाउट इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून, जब बरसात का सीजन होता है, किस मॉनसून से रेन होती है? ड्यूरिंग रेनिंग सीजन कौन सा मॉनसून एक्टिव होता है? नो, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। विंड का नेम्स हम हमेशा उस डायरेक्शन से करते हैं जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है। फ्रॉम साउथ वेस्ट, इधर क्या है? नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो ये पॉइंट क्या हो गया? साउथ वेस्ट। सो फ्रॉम साउथ वेस्ट इट इज कमिंग, दैट्स वाई यहां पर क्या है? केरला, मालाबार कोस्ट, एंड एट दिस मालाबार कोस्ट दिस साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले रेन करता है ऑन 1 जून। 1 जून को यहां पर मालाबार कोस्ट पे बारिश होगी, और देन इट विल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। One will go towards Bay of Bengal, and it will accumulate the moisture content over this Bay of Bengal, and then it again re-enter, और ये यहाँ से एंटर करके बिहार, वेस्ट ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, और यहाँ से करते हुए पंजाब जाएगा। दूसरी जो ब्रांच है ये अरेबियन सी से होते हुए गुजरात, गुजरात के बाद अरावली के पैरेलल राजस्थान के ऊपर से होते हुए अरावली के पैरेलल निकल रही है। दैट्स वाई यहाँ पर कम रेन होती है, लेस रेन, रेनफॉल इज नियर अबाउट 40 सेंटीमीटर, और ये आगे जाके पंजाब में दूसरी वाली ब्रांच से मिल जाती है, और उसके बाद पंजाब में 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो जाती है। तो इंडियन मानसून, इंडियन मानसून कहां पर कितनी रेनफॉल हो रही है? अब इसी से रिलेटेड हो गई इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी हमें इसमें देखना है। इंडियन एग्रीकल्चर वाला सिस्टम वो किस तरीके से लिंक है? नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, we should also know about the Indian soils. इंडिया में कहाँ पर कौन सी सॉइल है भाई? ब्लैक सॉइल कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर हमारी रेड सॉइल है, कहाँ रेड एंड येलो है, कहाँ पर हमारी एलुवियल सॉइल है। हर सॉइल में जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज डिफरेंट। इन एलुवियल सॉइल इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, इसीलिए क्या है? नॉर्दर्न प्लेन पे क्या है? एल्यूवियल सॉइल विच आर डिपॉजिटेड बाय द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी रिवर्स, उसके द्वारा यहाँ पर डिपॉजिट किया हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए उससे क्या हो रहा है? वहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, वीट, राइस एंड अदर थिंग्स। इसीलिए अगर आप देखो एवरी ईयर जब आपका 31 जनवरी को, 31 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रिलीज करती है? इकोनॉमिक सर्वे। तो उसमें कुछ चीज़ों को आपको फॉलो जरूर करना है। क्या? मैक्सिमम प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आप देखोगे कहाँ सबसे नंबर 1 क्या मिल रहा है आपको? यूपी, पंजाब, हरियाणा, यही 3 आपको स्टेट दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्यूवियल सॉइल। सेकेंड थिंग, कॉटन। कॉटन हमेशा प्रोड्यूस होती है ब्लैक सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल जहां पर भी होगी उसका प्रोडक्शन एरिया भी वहीं पर मिलेगा। अब वो ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? ठीक, मींस एग्रीकल्चर पोर्शन कवर इस तरीके से हम करेंगे। देन वी विल नो अबाउट द रिसोर्सेज, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक हेमेटाइट, आयरन ओर कहां पे मिल रहा है, कहां पर पेट्रोलियम ज्यादा मिलता है, कहां पर हमको कोल ज्यादा मिलेगा, कोल रिजर्व कहां पर है, प्रोडक्शन एरिया कहां है। ये जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन हैं, अब आप देखो इसमें सेकंड पोर्शन, सेकंड लास्ट पॉइंट इन जीएस पेपर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इंडिया। दोनों चीजों मींस वर्ल्ड में कहां पर लोकेटेड है, कहां पर ज्यादा कोल मिलेगा, रूर बेसिन जर्मनी का, वहां पर क्या मिल रहा है, या फिर सैक्सोनी में क्या मिल रहा है,
एप्लेशियन माउंटेन ऑफ अमेरिका, वहां पर हमें क्या मिल रहा है, मींस ये रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको इस तरीके से कवर करेंगे। और ये जो हम कवर करेंगे तो वहां पर हम क्या कवर करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी तो कंप्लीट हो गई, प्लस वर्ल्ड मैपिंग। मैपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैपिंग में आपको पता होना चाहिए कि रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन कहां पर मौजूद है, आल्प्स कहां पर है, यूरेशियन आल्प्स, तियान शान कहाँ है, पामीर नॉट कहाँ है, ठीक है। ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखो तो एक बार क्वेश्चन आया था अबाउट मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट्स, नीचे आपको 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे, किस ओशन को ये किससे कनेक्ट करता है, बॉस्फोरस सी किसको कनेक्ट करता है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मैपिंग पोर्शन हमारा कवर होना चाहिए, अगर ये कवर नहीं है तो आपकी ज्योग्राफी अधूरी है। तो वर्ल्ड मैपिंग प्लस इंडियन मैपिंग, यहां से ये सारी पोर्शन हम कवर करेंगे। अब यहां पर अब हम आते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। कई बार कई बच्चों के भी प्रश्न होते हैं, तो अभी हर दिन आपको कुछ ना कुछ कंटेंट हम बुकलेट में नहीं देने वाले, टॉपिक वाइज आपको मिलता चलेगा। जैसे ये वाला कंटेंट आपको मिल जाएगा जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, उसके बारे में। तो क्लास नोट्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। क्लास नोट्स के अलावा ये तो आपका कंटेंट पोर्शन में हो गया, क्लास नोट्स मैं कुछ डिक्टेट कराऊंगा, वो पोर्शन आपको लिखना है। तो ये दोनों काम कर देंगे आपको परफेक्ट, मीन्स इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एडिशनल पढ़ना है एनसीईआरटी। क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, बुक्स फॉर ज्योग्राफी, एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। इसके अलावा मैपिंग के लिए, फॉर मैपिंग you should have one booklet that is called Oriental Black Swan। ये आपको परचेज कर लेना है, और ये जब भी ज्योग्राफी की क्लासेस होगी हर दिन लेके अपने साथ में आना है, क्योंकि जब भी कहीं कोई लोकेशन मैं आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन इनसर्किल दैट लोकेशन, और वहां से आपको दिमाग में बैठना स्टार्ट होगी। जब तक आप मैप देखोगे नहीं, अपने मैप के बुकलेट में उस पर्टिकुलर लोकेशन को ढूंढ के इनसर्किल नहीं करोगे, आपके दिमाग में वो लोकेशन नहीं बैठेगी, ठीक है। सो एनसीईआरटीज और मैपिंग की ये बुकलेट हो गई ओरिएंटल ब्लैक स्वान। इसके अलावा कोई तीसरी बुक अभी नहीं लेनी है। आपको कोई भी सलाह भी दे, द मोस्ट सीनियर सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड इन यूपीएससी एस्पिरेंट, वो भी अगर कोई हो, वो भी उनसे भी कुछ नहीं सीखना है। उनसे कहना है कि बस हमें एनसीईआरटी पढ़ लेने दो और हमें कुछ नहीं, ठीक है। अब आप बताइए, आपके दिमाग में और भी कोई अभी प्रश्न आए हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन आई एम हियर। मोहम्मद, अंशु, एनसीईआरटी जैसे मान लीजिए फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट दिस यूनिवर्स पोर्शन, देन यूनिवर्स वाला पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा, इन क्लास 6 और 7th एंड इन 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी। तो वहां पे वो जो चैप्टर है वो आप उसके साथ साथ अपने पढ़ लो। व्हेन वी स्टार्ट अप जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक वहां से पढ़ लो। होगा क्या, उससे कॉन्सेप्ट कुछ तो आपको दिमाग में बैठेगा, और जब आप पढ़ के आ रहे हो और मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बहुत इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इस तरीके से होगा। दूसरी चीज, जब हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हमारे कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएं, तो हम लोग फिर आंसर राइटिंग पे भी कवर करेंगे। मीन्स पर डे यू हैव टू राइट 2 क्वेश्चन, और अगले दिन
वो आके आपको यहाँ पे सबमिट करना है, जो हम यहाँ पर चेक करेंगे। भले ही लिखना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। बार बार रस्सी आने जाने से क्या होता है कि जो सिल है कुएं के किनारे उस पे निशान पड़ जाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे परफेक्शन पे आ जाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली आंसर राइटिंग से ही आपका मेरिट स्कोर कार्ड बन रहा है, और उस पे डे वन से ही हम धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि पहले दिन बहुत पुअर लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, लेकिन जो दिमाग में आए उससे लिखना। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मैं क्वेश्चन दे दूं और फिर वो नेट से कहीं से क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा और उसको कॉपी करके लेके आ गए। क्योंकि जितना भी कुछ ज्योग्राफी का मैटर है, चाहे वो बुक्स में हो या फिर ऑनलाइन हो, वो सब मैंने मेरे आंखों के सामने से निकला है, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा बेटा तुमने ये कहाँ, किस वेबसाइट से, किस बुक से कॉपी किया है। मुझे आपके दिमाग को जानना है। सो यू शुड राइट बाय यूजिंग योर ओन ब्रेन। किसी और को मत यूज करो, आपको जो समझ में आए। अगर जैसे कल मैं अगर बात करता हूँ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी बेसिक क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस थ्योरी मेरे सुनने के बाद, इस कंटेंट को पढ़ लेने के बाद या एनसीईआरटी को पढ़ लेने के बाद, दैट इज इनफ। सो मीन्स आंसर राइटिंग आपके अपने शब्दों में होनी चाहिए, ठीक है। एंड सैटरडे, एवरी सैटरडे करंट अफेयर्स की आपकी क्लास हो जाएगी, और हर संडे आपका एक टेस्ट होगा। ये सारा पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। सो दिस इज इट फॉर ओरिएंटेशन क्लास और इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ टुडेज जीएस इंग्लिश मीडियम बैच। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, मैं यहीं पर हूँ आपके लिए 24/7 डेज हमेशा मौजूद हूँ। आप कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। थैंक यू।